अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। स्टोरी सुनाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कर लूं। मैंने इस दफ़ा एक मेडिटेशन पे वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन अगर करनी है तो आप एक तरफ आपने कहा है दिमाग को खाली रखें, दूसरी तरफ कहा है आप पैसा भी मांग सकते हैं। ये जो मैं स्टोरी सुनाता हूं ये भी एक किस्म की मेडिटेशन है, एक किस्म का मुराकबा है। मतलब मुराकबा या मेडिटेशन के तो अगले लेवल हैं। आप कह सकते हैं कुछ लोग जो सुकून की तलाश में होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बेसुकूनी होती है, परेशानी होती है, टेंशन होती है, तमाम लोग फीडबैक देते हैं। वो ये होता है जैसे ही हम कहानी सुनते हैं, कानों में हेडफोन लगा लेते हैं तो हम कहानी में ऐसे खो जाते हैं जैसे हम उस कहानी का खुद हिस्सा हों, उस कहानी में मौजूद हों। आधा घंटा, एक घंटा, जितनी देर हम कहानी सुनते रहते हैं हमारा राब्ता दुनिया से कट जाता है। हम एक और दुनिया में होते हैं। कौन सी दुनिया में? जो आप लफ्ज़ों से नक्शा खींच रहे होते हैं, उसी दुनिया में हम मौजूद होते हैं। तो ये भी एक किस्म की मेडिटेशन है कि कुछ देर के लिए दुनिया से हट के अपने आप को ज़हनी सुकून देने के लिए स्टोरी को सुनना, ये भी एक किस्म की मुराकबा और मेडिटेशन है। मैं इंशाल्लाह आगे लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाऊंगा मुराकबा और मेडिटेशन आपके साथ करूंगा भी सही, हम लाइव करेंगे भी सही। ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुराकबा या मेडिटेशन में क्या करते हैं, पैसे मांगने के लिए क्या करते हैं, शादी के लिए क्या करते हैं, जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं अब मेडिटेशन या मुराकबे से पूरी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं तफसील से आगे आपको सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों की ख्वाहिश पे। लेकिन क्योंकि जिस तरह मैंने कहा स्टोरी भी एक ऐसी मेडिटेशन है जिन लोगों को नींद नहीं आती, एक जिनको नींद नहीं आती, दूसरा दुख मुसीबत परेशानी टेंशनें बहुत ज़्यादा हैं, तो जितनी देर स्टोरी सुनते हैं कहते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो कहते हैं जैसे ही हेडफोन लगाते हैं कहानी सुनते हैं नींद आ जाती है। तो ये भी एक किस्म की मेडिटेशन है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके रिश्तेदार, दोस्त, मिलने वाले जितने भी लोग जो बेसुकूनी का शिकार हैं, नींद नहीं आती, इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो उनको ज़रूर स्टोरी का लिंक सेंड कीजिए और उनसे कहिए ये भी एक किस्म की सुकून देने वाली एक बात है। आप एक दफ़ा इसको सुन के देखिए, रात के टाइम, दिन के टाइम, जिस वक्त भी अकेले बैठ के शोर शराबे से दूर, तो देखिएगा उनको भी इतना सुकून मिलेगा जितना आपको सुकून मिलता है। तो इसको भी नेक अमल समझ के कि हम लोग किसी के क्योंकि जब से मुझे एक मेरी बहन ने अमेरिका से कॉल की, मैंने जुमे को उनको लाइव भी किया था, कहते हैं मैं तो खुदकुशी की तरफ 2 दफ़ा कोशिश की, आखिरी दफ़ा ज़्यादा कोशिश की, फिर भी किसी ने, डॉक्टरों ने बचा तो लिया, लेकिन जब मुझे किसी ने ऑफ कैमरा स्टोरी बताई तो जब मैंने सुनना शुरू की तो मैं ज़िंदगी की तरफ लौट आई हूँ। तो उनके लिए एक सुकून का बायस बनी है। तो आप लोग भी इस नेक काम में हिस्सा डालिए, सुकून के लिए कहानी को आगे भेजिए। आज की जो कहानी है जी, जो मुझे उन्होंने भेजी है उन्हीं के नाम के साथ और चक वो उन्होंने कहा है, लिखा है, क्योंकि सारा का सारा सही बता दे। तो कहते हैं जी मेरा नाम है, रियल नेम है इनका मोहम्मद फयाज़, ज़िला है इनका खानीवाल, तहसील है मियाँ चन्नू, शहर है मोहसिनवाल के करीबी गांव है चक 135, जहाँ की ये रिहायशी हैं। अब तो वो मुल्तान में है लेकिन इस गांव में वो कहते हैं, तकरीबन इस उम्र भी उनकी 27 साल हो चुकी है, इस गांव में रहते रहे हैं, 10 साल हुए हैं। इस गांव के साथ एक छोटा सा डेरा था, 10 साल पहले वो वहीं पे रहते थे, अब वो इस गांव में शिफ्ट हो गए हैं। ये तो खैर मुल्तान में होते हैं। एक सच्ची कहानी है, आप बीती है, पूरी फैमिली उनकी सुनती है कहानी को। तो उन्होंने कहा, फ़याज़ साहब ने कहा मेरी कहानी को ज़रूर सुने। फ़याज़ साहब मैं ज़रूर नक्शा खींचूँगा जिस तरह आपने लिखा है कि आपकी फैमिली भी सुनती है। फ़याज़ साहब 1996 में कहते हैं वालिद साहब की वफ़ात हो गई। उस वक्त हम 3 बहन भाई थे, मुझसे बड़ी एक बहन, फिर मेरा नंबर था और उसके बाद मुझसे एक छोटी बहन। वालिद इस दुनिया से चले गए, वालदा ने हिम्मत नहीं हारी। इस कायनात की सबसे इंसानियत में उस दर्जे पे फाइज जिसके कदमों में, जिसके पाँव में अल्लाह ने जन्नत रखी है, वो सिर्फ माँ हो सकती है। वो चाहे किसी जानवर की माँ हो, किसी परिंदे की माँ हो, किसी इंसान की माँ हो, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।
जिंदगी का लाइफ पार्टनर, जिंदगी का शौहर दुनिया से चला भी जाए तो माँ फिर अपने पर फैला लेती है, अपने आंचल को फैला लेती है, अपने बच्चों को उस आंचल में ले आती है, जिंदगी की हर सख्ती को बर्दाश्त कर लेती है, बच्चों पे आंच नहीं आने देती। मां जैसी हस्ती नहीं हो सकती। खैर, मां ने हमारी परवरिश शुरू कर दी। अब हम अपने मामू के साथ उसी डेरे पे रहते थे, चक 135 जो उन्होंने बताया है। एक ऐसा डेरा था जिसके इर्द गिर्द कोई भी घर नहीं था। जिस तरह मैंने पिछली स्टोरी सुनाई, वहां पे भी जो एक बड़ी हवेली थी उसके इर्द गिर्द भी कोई घर नहीं था। इस डेरे के भी काफी दूर जाके एक गांव जरूर आबाद था। अब हम एक ऐसे डेरे पे रहते थे जिसके अंदर काफी ज्यादा लाइन में बने हुए कमरे थे। हमारा रहना तो मामू के साथ था, लेकिन खाना पीना सब कुछ हमारा अलग थलग था। बाज़ पुराने डेरे या पुरानी जब हवेलियां होती थी तो एक ही खाना पकता था, सब बैठ के खाते थे, लेकिन इनका अलग से था। वक्त गुजरता रहा, फयाज कहते मैं इतना बड़ा हो गया कि स्कूल जाना शुरू हो गया। तकरीबन ये कोई 5वीं क्लास में मैं तब था। 2005 में पाकिस्तान में एक शदीद जल्जला आया था, और ये कहानी भी उसी जल्जले के टाइम की है। कहते हैं क्योंकि हमें वो जल्जला याद था, उन्हीं दिनों में ही वो जल्जला आया था और उन्हीं दिनों ही वो ज़िंदगी में वाक़या हुआ था। उस वक्त तो हम सब छोटे थे। आज हम तीनों बहन भाई माशाल्लाह शादीशुदा हैं, लेकिन जब भी फयाज कहते मैं इस वाक़ये को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर जिस तरह बताया कमरे थे, सारे मिलजुल के रहते थे, सारे एक फैमिलीज वहां पे थे। बाहर जानवर बांधे थे, भेड़ बकरियां और भैंसें भी रखी हुई थी। फयाज के मामू और फयाज बाहर जहां पे भेड़ बकरियां थीं वहीं पे चारपाइयां डाल के सोते थे। जिस जगह पे उनकी चारपाई होती थी उसके बिल्कुल साथ ही जानवर बांधे होते थे, और ये इसलिए होता था एक किस्म का जानवरों की हिफाजत के लिए। डेरा था, यहाँ पे किसी का आना जाना तो था नहीं, या कोई रास्ते में तो था नहीं कि गुजरते हुए देखेगा कौन सोया हुआ है। ये भी जब इस तरह के डेरे होते हैं जो ज़मीनों के बीच में होते हैं, इर्द गिर्द ज़मीनें होती हैं, कोई आबादी नहीं होती, कच्ची सी एक सड़क होती है जो इस डेरे से होती हुई किसी बड़ी सड़क, वो भी कच्ची होती है, जो बड़ी या पक्की सड़क के साथ जाके मिलती है, तो गुजरने वाले को पता होता है वो दूर ये जो सड़क कच्ची चलती हुई जा रही है किसी एक घर से, हवेली से, डेरे से जुड़ी है। वहां आप उस सूरत में जा सकते हैं अगर कोई आपका वहां पे मिलने वाला हो, वरना ये रास्ता आपके लिए नहीं है। अभी भी गांव में ऐसा ही होता है। मैं राज की रिकॉर्डिंग बजा रहा होता हूँ, कच्चे रास्तों पे हम जा रहे होते हैं तो बीच में से एक छोटा सा कच्चा रास्ता निकल रहा होता है, जो हमें पता होता है आगे कोई एक घर होगा, इर्द गिर्द ज़मीनें हैं, उस एक घर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, गधा गाड़ी के लिए, कार के लिए एक छोटा सा कच्चा रास्ता बना दिया गया है। ऐसा ही एक कच्चा रास्ता जिससे वो स्कूल आते जाते थे, उनके जहां पे चारपाइयां पड़ी थी उससे थोड़े से ही फासले पे वो कच्चा रास्ता था। बाहर सोना भी उसी घर का हिस्सा कहलाता है कि आप अपने घर में ही सोए हैं। चार दीवारी तो होती है, दीवारें तो होती हैं, लेकिन क्योंकि इर्द गिर्द कोई नहीं, बाहर भी सोएंगे तो समझें आप अपने घर में सोए हैं। दोनों मामू और भांजा बाहर सोते थे। ऐसी ही एक सुबह वो स्कूल से आया, काम शाम किया, सारा रूटीन की जिंदगी गुजारी, रात को अपनी अपनी चारपाई पे सो गए। रात उसी का नाम है जिसमें मैं कहता होता हूं काली स्याह चादर एक आती है और तमाम रोशनी को अपने अंदर ढांप लेती है, छुपा लेती है। दरख्त हों, घर हों, जमीन हों, पौधे हों, सब पे अंधेरा फैला देती है। जैसे ही वो अंधेरा फैलता है, शाम होनी शुरू होती है तो परिंदे बोलते बोलते सोने की तरफ चले जाते हैं, और जैसे ही परिंदे सो जाते हैं तो उसके बाद इंसानों का नंबर आता है। खाना वगैरह खा, दरवाज़ा नॉक किया किसी ने। इस वक्त मेरे घर में कोई भी नहीं आ सकता, ये ड्रामा ज़्यादा नाक हुआ है।
परिंदे जब सो जाते हैं तो इंसान खाना वगैरह खा के बातें करते करते इंसान भी सो जाते हैं। गाँव की ज़िंदगी में अब भी ऐसे है कि बहुत जल्दी सो जाते हैं। शहरों में होता है 11, 12, 1 भी बज जाते हैं सोते सोते। मेरे जैसे उल्लू तो सुबह 8, 9 बजे सोते हैं। हमने भी कहते खाना खाया और सो गए। जब हम सो रहे थे तो कभी कभार दूर से किसी गीदड़ के बोलने की आवाज़ आ जाती, उसके अलावा खामोशी ही खामोशी थी। ये तकरीबन कोई आधी रात का वक्त था। मामू भी अपनी चारपाई पे सोए थे और मामू की चारपाई से चंद कदम के फासले पे फयाज की चारपाई थी कि फयाज की आंख खुली। इंसान जब गहरी नींद से उठता है और उसकी आंख खुलती है तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता याद कर लेता है कि मैं सोया हुआ था, मैं जाग गया हूं, लेकिन किस बात पे जागा हूं, क्यों मेरी आंख खुली है, अभी तो घुप अंधेरा है, सारी दुनिया सो रही है, तो मैं क्यों जागा हूं। तो उसी वक्त फयाज के कानों ने कहा, तुमने कुछ सुना है। गौर करने लगा, क्या सुना है। तो कानों ने उस आवाज को दोबारा सुनाया। ये एक औरत की आवाज थी जो रो रही थी। उसी तरफ कान किए जिस तरफ से ये रोने की आवाज़ आ रही थी, तो ये वो कच्चा रास्ता था जो बिल्कुल चारपाई से थोड़े से फासले पे था। ये उसी सिमत से आ रही थी, लेकिन काफ़ी दूर से आ रही थी। वो औरत रो भी रही थी और ऐसे लगता था जैसे वो किसी के साथ बातें कर रही हो। वो गौर से सुनने लगा। रात की इस खामोशी में जहां दूर दूर तक हल्की सी भी आवाज़ों में, इस वक्त भी बोल रहा हूं, दूर दूर तक आवाज़ जा रही है, तो उसकी रोने की वो जो चीखो पुकार थी वो वैसे भी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो जितनी दूर थी उसके बावजूद भी कानों तक पहुंच रही थी। कह क्या रही है, रो तो रही है, बैन कर रही है, ऊंचा ऊंचा चिल्ला रही है, लेकिन कुछ बोल भी रही है। तकरीबन वो कहता है 3-4 मिनट तक वो उसके रोने की और इस तरह बातें करने की, जैसे किसी से मातम करके कुछ कह रही हो, आवाज़ें आती रहीं और उसके बाद आवाज़ें बंद हो गई। मैं उस सिम देखता रहा जिस सिम से वो आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन वो इतनी दूर थीं कि सिर्फ सुन सकता था, देख कुछ भी नहीं सकता था। काफ़ी देर जब अब मुसलसल जागने पे भी वो आवाज़ दोबारा नहीं आई, तो मैंने कहा होगा कोई औरत किसी तकलीफ में, लेकिन क्या कोई इस पहर रात को वहाँ से गुजर रहा है, किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, किसी के साथ क्या कुछ हो गया है जिस पे एक औरत की ऐसी आवाज़ें। इस तरह की बातें सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह उठा, स्कूल जाना था, तैयारी की, नाश्ता किया, स्कूल चला गया, स्कूल पढ़ाई की, वापस आया, माँ बहन के साथ जानवरों के लिए चारा काटने के लिए जाना था। हम वहाँ गए, चारा काटा, चारा लेके आए, चारा बनाया, जानवरों को डाला, रूटीन के जितने भी काम किए उसी तरह मसरूफ़ रहा। ये जो डेरा बना हुआ था, नीचे जो ज़मीनें थी, जो वो काश्त, जो उनके मामू लोग थे, जो इस असल में इस डेरे पे मामू लोग जो रहते थे, वो ज़मींदारा करते थे। मतलब वो जितनी भी इर्द गिर्द ज़मीनें थी वो मामू लोग उनकी देखभाल करते थे, उनको उगाते थे, काश्त करते थे, काटते थे, बोते थे। उन सारी ज़मीनों की जिम्मेदारी मामू लोगों की थी। लेकिन वहीं पे जहाँ पे ये डेरा बनाया गया था, ये काफ़ी ज़मीनों से ऊंचा बनाया जाता है ताकि बारिश हो तो पानी नीचे चलाए और भी सांप, बिच्छू, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर ना आ सके। तो इसलिए ज़मीन के लेवल पे नहीं रखा जाता, हमेशा घरों को या डेरों को ऊंचा बनाया जाता है। तो ये डेरा भी ऊंचा था और वहीं साइड पे ट्यूबवेल भी लगा हुआ था जो ज़मीनों को पानी देने के लिए था। और ट्यूबवेल के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा बाग भी बना हुआ था जिसमें आम के और खजूर के दरख्त लगे हुए थे, कुछ उसके मौसमी के भी दरख्त लगे हुए थे। बहुत बड़ा बाग तो नहीं था, लेकिन एक छोटा सा नीचे बाग भी था। फिर रात हो चुकी थी, मामू भी अपनी चारपाई पे आके लेट गए। फयाज पहले ही अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था। थोड़ी ही देर गुजरी, मामू की भी खराटे लेने की आवाज़ थी और फयाज भी गहरी नींद सो चुका था। फिर ये एक रात का पहर था, फिर हर तरफ खामोशी थी।
कुत्ते भी नहीं बोल रहे थे, गीदड़ भी आज शायद सो चुके थे। क्या था, उनकी भी बोलने की आवाज नहीं आ रही थी। हर तरफ एक खामोशी का सा समा था। लेकिन जिस आवाज से आंख खुली थी, ये उसी औरत की आवाज थी जो कल फयाज ने सुनी थी, जो दूर कहीं से आ रही थी। आज लगता था जैसे ये रोने की आवाज कुछ करीब से हो, यानी तकरीबन कोई एकड़ के फासले से हो या आधे एकड़ के फासले से। रात की उस खामोशी में वो औरत जो कल रात को इतनी जोर जोर से चीख रही थी, कितनी दूर थी तो करीब तक आवाज आ रही थी, आज तो वो और करीब आ गई थी। आज क्लियर लग रहा था ये एक औरत है जो इस अंदाज में रो रही है। रोते रोते कुछ कहती है, कुछ बोलती है, कुछ ऊंचा ऊंचा कहती है, गुस्से से कहती है, तल्ख लहजे में कहती है और फिर से चीखो पुकार करती है, रोना शुरू कर देती है। फयाज ने जब आज भी इस आवाज को सुना, किसी के रोने की क्लियर आवाज है जो करीब से आ रही है, एकड़ के फासले पे, वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा। नीचे उसने पांव रखे, अपनी जूती पहनी। क्या आवाज अभी भी आ रही है? जी हां, आवाज अभी भी आ रही है। वो आहिस्ता से चलता हुआ कुछ कदम के फासले पे जो मामू लेटे थे, मामू के पास पहुंचा। वहीं खड़े होके उस आवाज को सुना। मुसलसल कानों में रोने की औरत की आवाज आ रही है। दिमाग सोच रहा है उस साइड पे कोई घर नहीं है, कल भी आवाज, आज और करीब से आवाज, आबादी भी कोई नहीं। उसी मखसूस टाइम पे तो वहीं फैसला किया, आवाज दी, मामू। और जो साथ लेटा मामू था वो इस अंदाज में सोता था कि कोई खटका हो, कोई आवाज दो तो फौरन जाग जाए। जैसे ही लफ्ज कहा मामू, फौरन गहरी नींद में ही उसने कहा जैसे वो जाग गया हो। बाहर अमूमन उन्हीं को ही सुलाया जाता है, जिस तरह फयाज सोता था या मामू सोता था, जो गहरी नींद सोने के बावजूद भी हल्की सी आहट हो तो जाग जाएं। वरना आप सोए हुए हैं, चोर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेके जाएं, आप तो सोए रहेंगे नहीं। वो बंदा जो जितनी गहरी नींद में हो, हल्की सी खटखटाहट पे उसकी आंख खुल जाए। मैं अपने घर में हमेशा ऐसा था, अब नहीं हूं। हल्की सी आहट होती थी ना, सब सोए रहते थे, मैं जाग जाता था। अब तो सोने को टाइम नहीं मिलता, जागना कहां से। 2-3 घंटे जो मिलते हैं वो तो मुश्किलों से मैं घोड़े बेच के सोता हूं, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे टोटल होते हैं। मामू की जैसे आवाज आई तो मामू ने अपनी आंखें खोल दी, और जैसे ही आंखें खोली तो भांजे ने उंगली का यूं इशारा किया, आवाज आ रही है। और मामू जो अभी नींद से जाग रहे थे, फयाज के कहने पे हूं तो की थी, जाग भी गई थे और इस बात पे फौरन पूछना चाहते थे क्या हुआ। तो वहीं पे ही पहले उसने फयाज ने कह दिया, आवाज सुनी? तो वो लेटे लेटे आवाज सुनना शुरू हो गए। आवाज सुनते ही उनको अंदाजा हो गया, हां ये आवाज मैंने भी सुन ली है। तभी वो अपनी जगह से उठ के बैठ गए, चारपाई से टांगे नीचे की जूती पहनी और एकदम से खड़े हो गए। उसी सिमत देखना शुरू हो गए जिस सिमत से उस औरत के रोने की आवाजें आ रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता जूती पहनी, 2-4 कदम आगे भी बढ़ गए इस आवाज को मजीद क्लियर सुनने के लिए। आगे खड़े होकर उस आवाज को कुछ देर सुना और फिर वापस आ गए, जैसे कुछ फैसला कर रहे हों कि क्या करना है। तो इतनी देर में आवाज बंद हो गई। मामू ने पूछा, कब से आ रही है आवाज? मैंने कहा, मामू पता नहीं, कल भी मैंने ये आवाज सुनी थी, लेकिन 2-3 मिनट के बाद बंद हो गई थी, और आज फिर मेरी आंख इसी आवाज की वजह से खुली है, तो ये मुसलसल आ रही थी, तभी मैंने आपको जगाया है। मामू वापस अपनी चारपाई पे ऐसे टांगे लटका के बैठ गया, जैसे किसी सोच में गुम हो गया हो, सोचना चाह रहा हो ये किस चीज की आवाज हो सकती है। एक औरत की तो है, रोने की भी है, चीखनों की भी है, कल रात भी आई है, आज भी आई है, क्या माजरा है? कुछ देर बैठे रहे और फिर कहा, ठीक है अब तो आवाज नहीं आ रही, तुम सो जाओ। फयाज अपने बिस्तर पे गया, लेटा और कुछ देर में सो गया। मामू भी सो गए। सुबह जब फयाज उठा तो वो जब माँ चूल्हे पे बैठी नाश्ता तैयार कर रही थी, हाय क्या आपने जब चूल्हे का लिखा, मुझे बचपन के कुछ मंजर याद आ गए। मेरी माँ जो मेरी खाला है, जिन्होंने मुझे पाला था, वो तवा रखा होता था चूल्हे पे, छोटी छोटी वो बैठने के लिए होती थी, लकड़ी की बनी हुई, उस पर हम बैठते थे। तो
पराठा एक बनता था देसी घी का, हमारे घर में हमेशा बचपन में देसी घी होता था। देसी घी का एक पराठा तवे पे यूँ पकाया जाता था और जैसे उतारा जाता था हमें दे दिया जाता था, उसी वक्त हम उसको गरम गरम खाना शुरू कर देते थे चूल्हे के पास बैठे, स्पेशली सर्दियों में। जो किचन होती थी ना, किचन में वो बिछाई होती थी, नीचे बैठने के लिए भी होता था, सारे उस चूल्हे के पास बैठते थे, आग भी सेकते थे और गरम गरम उतरती थी, वहीं बैठ के खाते थे। शहर की ज़िंदगी, गैस के चूल्हे, गैस के ऊपर हमारे, अरे क्या लाइफ थी। माँ के पास बैठा, नाश्ता किया, माँ ने रूटीन का वही चूल्हे से उतारी रोटी दी, तो वहीं माँ को वाकया सुनाना शुरू हो गया कि माँ रात पता है क्या हुआ है। माँ ने पूछा क्या हुआ है, तो फयाज ने वो सारी कहानी सुना दी जो एक रात पहले भी हुई थी और कल रात को भी, बीती हुई रात को भी हुई थी। सारा वाकया सुनाया कि माँ इस तरह हुआ है, मैंने मामू को भी जगाया था और ये हुआ था। नाश्ता किया और कहता है स्कूल चला गया। जिंदगी स्कूल पढ़ा, वापस आया जो उसी गांव के उसी डेरे पे रहते हुए रोज के स्कूल से वापस आने के जो काम काज होते थे वही काम काज किए। और फिर शाम हुई, चिड़ियों ने भी दरख्तों पे जाके वापसी पनाह ली, अपने अपने घोंसलों की तरफ आ गई। वो अपना दाना चुग के आ चुकी थी, अब शोर मचा रही थी कि अब अंधेरा शुरू हो चुका है। आखिरी एक दूसरे से हम कलाम हो रही थी कि सोने का टाइम है, सो जाओ, सुबह उठ के फिर दाने के लिए निकलेंगी। इंसान अपने कामों में मसरूफ था, जानवर भी इंतजार में दे हमें चारा दे दो, और ये लोग जानवरों को चारा डाल रहे थे, दूध निकाल रहे थे, क्योंकि उसके बाद इंसान ने बैठ के खाना था। आखिरी इंसान ही खाना खा के सोने के लिए लेट जाता था। चरिंद परिंद जानवर उससे पहले ही लेट जाते थे। परिंदे सो चुके थे, जानवर भी खाना खा के बैठ गए थे, लेट गए थे, और अब इंसान बैठे खाना खा रहे थे। जब सब ने खाना खा लिया, थोड़ी देर के बाद सब आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर का रुख करने लगे, अपने अपनी चारपाई पे मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद हर सू एक आवाज थी, दूर कहीं से किसी के खराटे की भी आवाज थी, लेकिन सब सो चुके थे। वही मखसूस टाइम हुआ तो फयाज के कान इतने सेंसिटिव थे कि उसकी आंख खुल गई, और आंख खुली तो उसी औरत की आवाज से जो आज तो बिल्कुल करीब से कहीं से थी। आज भी उसी अंदाज में रो रही थी, आज भी उसी आवाज में चीखें मार रही थी, गिला कर रही थी किसी को, जैसे गुस्से में कोई बुरा भला कहता है, उसके बाद धाड़ना शुरू कर देता है, डांटना शुरू कर देता है, लड़ना शुरू करता है, फिर चीखो पुकार शुरू कर देता है। लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रही है, उसके मुंह से लफ्ज क्या निकल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजीब सी जबान थी। वो सुनता रहा, कुछ सेकंड ही सुना तो उसको पता था ये मैं कल भी सुन चुका हूं, परसों भी। फौरी तौर पे उठा, जल्दी से जूती पहनी और मामू के पास गया। फिर से आवाज दी, मामू। मामू भी शायद आज भी उसी तरह सोए थे जिस तरह कल पहली आवाज पे कहा हूं। तो मामू आंखें खोलते ही समझ गए क्या फिर वही आवाज है, तो कानों ने कहा जी हां, वही आवाज फिर आ रही है। आज करीब से है, दूर से भी नहीं है। मामू छलांग मार के उठ के बैठे, जल्दी से जूती पहनी और अपनी चारपाई के ऊपर जो चटाई पड़ी थी उसके नीचे से डंडा निकाला और फयाज से बोले आओ देखते हैं कि तीसरा दिन है, तुम तो 2 दफा सुन चुके हो, मैंने कल रात को सुना, आज फिर वो चीख रही है, कौन है ये औरत। और फयाज के दिमाग में वही बात आ रही है कि जब आज सुबह मैं स्कूल में गया था तो इसी रास्ते से मां को भी कहानी सुनाई थी नाश्ता सुनते हुए, और इसी रास्ते से ही मैं देखता हुआ गया था। फयाज अपने दिमाग में सोच रहा है कि मैं स्कूल जाते हुए मुझे बिल्कुल याद था, क्योंकि मां को भी कहानी सुनाई थी। तो कौन सी रास्ता है, कौन सा घर है, कौन सा डेरा है, कौन सी बस्ती है जहां से आवाज आती है। तो स्कूल जाते हुए पूरा वो रास्ता देखता रहा, लेकिन कहीं कोई घर, आबादी नहीं थी। जब वहां पे किसी की घर, आबादी नहीं थी तो किसी का रोना भी फिर अजीब व गरीब था। और आज जब मामू आगे बढ़ा तो फयाज भी मामू के साथ साथ आगे उसी कच्चे रास्ते पे चल पड़े जिस पे रोज वो स्कूल जाते थे। उस आवाज का पीछा करते हुए वो चलते चलते अपने उस डेरे से थोड़े से दूर ही गए होंगे कि आवाज जो बिल्कुल अब करीब कहीं से आ रही थी बंद हो गई।
वो उस कच्चे रास्ते पे मौजूद थे और इतना अंदाज़ा कर चुके थे ये आवाज़ इसी कच्चे रास्ते से ही आ रही है, इस रास्ते के इर्द गिर्द से नहीं आ रही। इर्द गिर्द क्योंकि ज़मीनें थीं, ज़मीनों से नहीं आ रही थी। वो जो भी औरत रो रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, इसी कच्चे रास्ते पे ही मौजूद थी। और जब उसके करीब पहुंच चुके तो आवाज़ बंद हो गई। मामू और फयाज चलते रहे, फिर भी आगे जाते रहे उस औरत को देखने के लिए। मामू ने डंडा हाथ में इस तरह पकड़ा हुआ था, हर गांव वाला इस तरह हाथ में रात के टाइम पे आज भी डंडा पकड़ के रखता है। उसकी रीज़न कई रीज़न्स होती है, कहीं सांप से टकराव ना हो जाए, बिच्छू ना आ जाए रास्ते में, कोई जानवर ना आ जाए रास्ते में, कोई कुत्ता ना आ जाए रास्ते में, कोई इंसान से मुठभेड़ ना हो जाए। काफ़ी जब आगे चले गए तो अंदाज़ा हुआ आवाज़ काफ़ी पीछे से थी, इतना आगे से नहीं थी। फिर भी काफ़ी देर इधर उधर ढूंढते रहे और जब वो औरत जो रो रही थी कहीं नज़र ना आई तो मामू की आवाज़ आई, मेरे ख्याल में अब वो नहीं है, चलो वापस चलते हैं। ये लफ्ज़ जैसे ही दोहराए थे और वापसी के लिए मुड़े हैं तो उसी रास्ते पे जहां वो खड़े थे, अभी गुजर के गए थे, अभी गोल गोल घूम रहे थे, कभी इधर देख रहे थे, कभी इधर देख रहे थे, कुछ भी नहीं था। इसी रास्ते से ही गुजर के गए थे ना, और जब एक जगह पर रुक गए और एक दूसरे से बातें करना शुरू हो गए, नहीं है यार मेरे ख्याल में हमने काफ़ी देख लिया, चलो वापस चलते हैं। लफ्ज़ चलो वापस कहते हैं और हल्का सा ही टर्न लिया तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था, दूसरे गांव की तरफ जो रास्ता जाता था उसी रास्ते की तरफ उसका मुंह था। इनकी तरफ वो कमर करके खड़ी थी। अभी अपने रास्ते की तरफ, घर के रास्ते की तरफ पूरे नहीं मुड़े थे, थोड़े से ही मुड़े थे तो उनको वो औरत नजर आ गई जो कुछ ही फासले पे है। बहुत लंबे काले स्याह उसके बाल हैं जो नीचे पांव तक आ रहे हैं, पांव से थोड़े से ऊपर तक आ रहे हैं, बहुत लंबे से। हाथों की हथेलियां पीछे की तरफ उसने की हुई है, सीधे उसने हाथ यूं किए हुए हैं और हथेलियां भी नजर आ रही हैं, लेकिन ना वो उसका चेहरा देख पाए, सिर्फ उसके बाल और हाथों की हथेलियां देख पाए। नंगे पांव, पांव उसके सीधे थे। थोड़े से ही फासले पे थी और जैसे उन दोनों की निगाह पड़ी उस औरत पे जिसके लंबे बाल और इस अंदाज में थी जैसे गांव की कोई औरत हो लेकिन बाल उसके एक्स्ट्रा लंबे थे, तो इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मामू ने ऐसे इशारा किया, बोलना नहीं, चुप। उसी लम्हे उनके कानों ने एक पायल की आवाज सुनी। मैं जो भूल गया, माजरत ख्वाह हूं। वो मुड़ने जब लगे थे उसी वक्त जब वो मुड़ने लगे थे, मुड़ने कहां लगे थे, वो अपने गांव की तरफ मुड़ने लगे थे। मतलब एक रास्ता होता है ना, आपका गांव इस साइड पे है, आप इधर मुड़ने लगे हैं तो कानों ने उसी वक्त एक आवाज सुनी जो पायल की आवाज थी, पांव में जो आती है, छन छन छन। उसी ही आवाज पे चौंके थे और वापस मुड़े थे तो औरत उस तरफ खड़ी थी जो रास्ता गांव की दूसरी साइड पे जाता था। वो खड़ी थी, ये दोनों भी रुक गए। उसी वक्त उस औरत ने चलना शुरू कर दिया तो मामू ने फयाज को इशारा किया, चुप, और उसके पीछे पीछे दबे कदमों चलना शुरू हो गए। मामू ने पांव इस अंदाज में रखा कि आवाज पैदा ना हो, और वो भी समझ गया फयाज की आवाज पैदा नहीं करनी, कि उसको पता ना लगे हम उसके पीछे आ रहे हैं। जब वो चल रही थी तो पायल की आवाज उसके पांव से इतनी क्लियर आ रही थी जैसे कोई घुंघरू से बांध रखे हों, इतना शोर करती हुई पायल उसके पांव में थी। छ, 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 छ। पायल की आवाज के साथ वो आगे चलती हुई जा रही थी। उसके पांव में कोई जूती नहीं थी, नंगे पांव थी, लेकिन उसके पांव सीधे थे, उसके पांव कोई उल्टे नहीं थे। वो चुप करके उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। तकरीबन वो कहते हैं हम उसके पीछे कोई 100 कदम चले होंगे, 80 कदम चले होंगे, थोड़ा सा ही चले, बहुत दूर तक नहीं, कि उसके पीछे चुप करके चलते रहे हैं। और एक जगह पे जाके वो औरत रुक सी गई है। फयाज कहता है मेरे बस में तो नहीं था, मामू ने जैसे कहना था मैंने वैसे करना था, मैं छोटा था, मामू बड़े थे, डंडा उनके हाथ में था और वो पीछे पीछे जा रहे थे तो मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। एक जगह पे वो रुक गई और मुड़े बगैर बोली, बच्चों मेरे पीछे मत आओ। बगैर पीछे देखे, जैसे वो जानती थी काफी देर से ये मेरे पीछे आ रहे हैं, अभी तक हमारे पांव से चलने से कोई आवाज नहीं पैदा हुई थी।
लेकिन जैसे ही वो रुकी तो मामू भी रुक गए, मैं भी रुक गया, लेकिन उसने जुमला बोला, बच्चों चले जाओ यहां से, मेरे पीछे मत आओ। तो उस वक्त मामू ने कहा, कौन हो तुम? यकीनन किसी गांव की वो एक औरत थी जो रात के पहर इस तरह नंगे पांव पायल पहन के फिर रही थी, रो रही थी। मामू उसका पीछे भी इसलिए कर रहे थे कि 3 रातों से वो ऐसा कर रही है, और आज उसके पीछे जाने का मतलब यह था इससे पूछ सके, बीबी तू कौन है, क्या मसला है तेरा? तो मामू ने उससे पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तो उसने कहा, मैं बदला चाहती हूं, उन्होंने मेरे बच्चों को मार दिया है, अब वो शादी में खुशी मना रहे हैं, मेरे बच्चे मर गए हैं, मेरे बच्चे दरख्त पे रहते थे, उन्होंने दरख्त को काट डाला, मेरे बच्चों को मार डाला, मैंने उनसे बदला लेना है। साथ ही उसका लहजा इतना सख्त और तल्ख हो गया जैसे अभी लगता था कि ये अभी गुस्से से भर जाएगी। क्या वो ये जुमला कह रही थी, मैंने उनसे बदला लेना है? और उसके बाद एक उसने इंतहाई खौफनाक दर्दनाक चीख मारी। मामू ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा, फयाज कहते, और हमने वापसी पे दौड़ लगा दी। मैं और मामू इतनी तेज तेज दौड़ रहे थे, हमने मुड़ के उस औरत की तरफ नहीं देखा। हम नहीं जानते थे हमारे जूते पहने हैं नहीं पहने, गिर रहे हैं नहीं, मतलब ऐसी कंडीशन थी, हमारे औसान खता हो चुके थे। दोनों को अंदाज़ा हो गया था, मामू क्लियर समझ गए थे, मैं भी तो वैसे ही डरा हुआ था। लेकिन मामू जिन्होंने हौसला करके उससे पूछा था, कौन हो तुम, तो वो शायद बता चुकी थी कि वो कोई दरख्त पे रहने वाली औरत है जिसके बच्चों को मार दिया गया था, दरख्त को काट के। दरख्त काटे और उसके बच्चे मर गए तो इंसान गांव में रहने वाला भी समझ आता है ये कोई इंसान नहीं है, ये जिन्नात में से मखलूक है। तो बस हम दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ते 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 भागते भागते अपने उन चारपाइयों तक पहुंच गए। सांस उखड़ी हुई थी, सांस जोर जोर से हम ले रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी, खौफ की वजह से और भागने की वजह से भी, कि दोनों आके अपने अपनी चारपाई पे बैठ गए और हाँपना शुरू कर दिया। जब भागने के बाद आपको इस तरह सांस चढ़ा होता है, दोनों खौफ में जहां मुब्तला थे वहीं पे सांस भी चढ़ी हुई थी। बहुत तेजी के साथ भागते हुए वापस आए थे। हाँपते हाँपते वो जो सांस उखड़ी थी अब बेहतर होनी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद और बेहतर हो गई। अभी तक मामू और फयाज ने आपस में कोई बात नहीं की थी, दोनों के दिमाग में वही ख्यालात चल रहे थे। अभी जिस औरत को दोनों ने देखा था, कमर करके खड़ी थी, लंबे बालों वाली, और वो कह रही थी मेरे बच्चों को मार दिया, क्या वो वाकई कोई औरत थी या कोई जिन्नी थी, कोई चुड़ैल थी, क्या था? फयाज के दिमाग में ये बात जरूर चल रही थी, क्योंकि वो बच्चा था। मामू क्या सोच रहे थे वो नहीं जानता था, या शायद वो अभी तक समझ भी नहीं पाया था कि ये माजरा क्या है। तो वहीं पे ही फयाज की निगाह पड़ी तो उसने देखते ही चौंक पड़ा, ये काली बकरी किसकी है? मामू सांस चढ़ी हुई है ना? हाँ, वो देखें काली बकरी आ गई किसी की। मामू ने भी उसी तरफ मुड़ के देखा तो ये काली स्याह बकरी थी जो किसी की मेरे ख्याल में छूट के आ गई थी। मामू ने कहा, ये हमारी तो नहीं है। मैंने कहा, हाँ मामू, लेकिन गले में रस्सा भी है। ऐसा लगता था उस रस्से को देखते, छोटा सा टुकड़ा था, जैसे रस्सा टूट गया है और वो किसी गांव वाले की, इर्द गिर्द के गांव वाले की, उसका रस्सा टूटा है तो वो वहां से निकल आई है। मामू उसको कुछ देर देखते रहे और फिर एकदम से खड़े हो गए कि यार ये हमारी तो नहीं है। लगता है गले में रस्से को भी देख के कि साथ वाले गांव से किसी की छूट गई है। कोई बात नहीं, इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के बांध देते हैं, सुबह जिसकी भी होगी उसको हवाले कर देंगे, किसी की अमानत है, अभी कहीं दूर ही ना निकल जाए, इसको पकड़ के बांध देते हैं, सुबह वापस कर देंगे।
फ़याज़ ने भी उस बकरी को देख लिया था, वो वाकई किसी की बकरी ही थी, कोई जानवर ही था, कोई जिन भूत या चुड़ैल नहीं थी। वो डरे हुए ज़रूर थे, खौफज़दा ज़रूर थे, लेकिन इतना जानते थे ये बकरी है, कोई जिन भूत नहीं है। तो बकरी ऐसे चलती फिर रही थी, उसके चलने से अंदाज़ा होता था, फिरने से रास्ता भटक चुकी है, ये उसका घर नहीं है। जानवरों के पास इसलिए ही फिर रही है कि एक जानवर जानवर के पास ही जाके उनसियत, उन मोहब्बत महसूस करता है, और वो बकरियों के साथ ही इसलिए फिर रही थी जैसे वो जानती हो कि ये जितनी भी बकरियां हैं, मैं इनके साथ नहीं रहती, लेकिन मैं इनके करीब पहुंच के अपने आप को महफूज तसव्वुर कर रही हूं। मामू भी उठे, फ़याज़ भी उनके साथ उठ गया। वो पीछे बकरी के जाना शुरू किया कि इसको पकड़ सकें। वो कहते हम चलते चलते बकरी के करीब गए तो बकरी ने देखा मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह बकरी जानवर डरता है, आपका अपना जानवर हो आपसे मानूस होता है, दूसरा जानवर आपसे डरता है, तो बकरी डरना शुरू हो गई। उसने पीछे यूं देखा और आवाज़ निकाली, जैसे समझ गई मुझे पकड़ना चाह रहे हैं। उसने बकरी जिस तरह बोलती है बोली और आगे चल पड़ी। मामू ने कहा इसको पकड़ो, आओ। डेरा जिस तरह मैंने कहा ऊंचा था, तो वो बकरी चलते चलते नीचे उतर गई जिस साइड पे ट्यूबवेल लगा हुआ था। मामू भी और फ़याज़ भी उस बकरी के पीछे पीछे नीचे उतर गए। वो चलती चलती वो जो सामने ट्यूबवेल के साथ बाग था, बाग के अंदर दाखिल हो गई। फ़याज़ भी और मामू भी पीछे चलते चलते बाग में दाखिल हो गए। बाग के अंदर खामोशी थी, बाग के अंदर परिंदे ज़रूर थे उन दरख्तों पे मौजूद, जो आमों के दरख्त थे, खजूर के दरख्त थे, वहीं पे परिंदे ज़रूर सो रहे थे। लेकिन अभी सुबह नहीं हुई थी, तो इसलिए किसी भी परिंदे की आंख नहीं खुली थी। वहाँ पे खामोशी ही खामोशी थी। तो इंसान भी कोशिश करता है, यहाँ और मखलूक गाँव में पता होता है इंसानों को और भी मखलूक होती है, तो कदम इस तरह रखता है कि शोर पैदा ना हो, वरना परिंदे भी डर जाते हैं। आप किसी दरख्तों में रात को जाके शोर करें, परिंदे जाग जाते हैं। वो दोनों चलते हुए बकरी के पीछे चलना शुरू हो गए, तो बकरी वहां पे मौसमी का दरख्त था, उसके नीचे जाके खड़ी हो गई। वो डरी हुई सी थी। मामू समझ गए थे कि ये किसी की बकरी छूट आई है, डरी सहमी है, इसको पकड़ के बांध देते हैं। और मामू उसके पीछे चलते चलते गए, जाते ही उसको आगे से पकड़ लिया। जैसे ही मामू ने उसको पकड़ा, पीछे से फ़याज़ भी चलता हुआ बकरी के पास पहुंच गया। उसने भी जाके पीछे से बकरी को पकड़ लिया। बकरी को पकड़ने के लिए तो एक शख्स काफ़ी होता है, और मामू ने आगे से उसको जाके दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया था कि अब भाग ना सके, क्योंकि काफ़ी तेज तेज चलती हुई वो आ गई थी। फ़याज़ आप पीछे वाली साइड से जिस तरह एक बकरी की टांग को पकड़ लेते हैं, उसने बकरी की एक टांग को पकड़ लिया, और मामू ने आगे से उस बकरी को यूं पकड़ लिया कि ये चलेगी नहीं। बकरी को आप अपनी हो तो कान से पकड़ के भी ले जाते हैं, जब रात का टाइम हो, आपको पता हो बकरी भाग ना जाए, तो आपको उसको फ़ौरन यूं पकड़ते हैं और कहते हैं कि इसको मैं घसीट के ले जाऊं। मामू ने जैसे ही उस बकरी को पकड़ा, तो उस बकरी ने इस अंदाज में अपने आप को छुड़वाना शुरू कर दिया, जैसे वो कोशिश करी हो मुझे छोड़ दो, क्योंकि पहले भी वो डरती हुई भागती हुई आगे आ गई थी, और अब भी जब मामू ने पकड़ा था तो वो अपने आप को छुड़वा रही थी, लेकिन मामू ने उसको जोर से पकड़ लिया था। और पीछे फ़याज़ ने भी उसकी टांगों को जोर से पकड़ लिया था कि एक दफ़ा इसको कस के पकड़ लें, उसके बाद फिर इसको दोनों घसीट के ले जाएंगे, कहीं भाग ही ना जाए। लेकिन मामू ने जिस तरह पकड़ लिया, फ़याज़ रिलैक्स हो गया, अब ये कहीं नहीं जाती। मामू ने इसको पकड़ लिया और पीछे उसने टांग भी पकड़ ली। मामू ने उसको खींचना शुरू कर दिया। जब आप इस तरह की बकरी जो किसी और की और रात के टाइम और डर हो, तो आप इस अंदाज में पकड़ते हैं कि कान से पकड़ा या टांग से पकड़ेंगे वो चल नहीं सकेगी, गर्दन से इस अंदाज में आप पकड़ लेते होते हैं कि वो भाग भी ना सके और आप उसको जोर लगा के खींच के जाए। जब मामू ने उसको पकड़ा तो वो जोर लगा के छुड़वा रही थी, और मामू ने जैसे ही उसको आगे की तरफ लेके कोशिश की तो वो नहीं चल रही थी, तो मामू ने इस अंदाज में जोर लगा के उसको खींचना शुरू कर दिया, तो वो चलना शुरू हो गई। उसी लम्हे फ़याज़ की आंखों ने जो मंजर देखा, मामू जिस बकरी को पकड़ के जोर लगा के खींच के आगे लेके जा रहे थे, उसकी वो टांगें जो फ़याज़ ने पकड़ रखी थी अपनी जगह पे मौजूद थी, और बकरी का वो आगे वाला धड़, उसकी गर्दन, आगे वाली टांगें लंबी होती जा रही थी। और तकरीबन जब 5 से 6 फुट तक बकरी लंबी हो गई, टांगें जिसको
फयाज ने पकड़ा हुआ है वो अपनी जगह पे वहीं मौजूद हैं, और मामू ने जिस जगह से बकरी को पकड़ा हुआ है और आगे की तरफ खींच रहे हैं तो उनको वो चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन असल में वो चल नहीं रही, वो लंबी होती जा रही है। टांगे पीछे अपनी जगह पे मौजूद हैं और आगे वाली टांगे और गर्दन और कमर वाली साइड से वो मजीद खींचती चली जा रही है जैसे रबड़ की कोई चीज़ हो, और वो लंबी होती जा रही हो। तभी जब 5 से 6 फुट तक वो लंबी हो गई, फयाज जो खड़ा देख रहा था इस मंजर को ऐसा हक्का बक्का हो गया कि मामू बकरी को खींच के आगे लेके जा रहे हैं और बकरी लंबी होती जा रही है, और मेरे हाथ जो अभी कांप रहे हैं, जिस बकरी को मैंने पकड़ा हुआ है, टांगे तो यहीं मौजूद है और मामू वो सामने जा चुके हैं 5 फुट आगे 6 फुट आगे, लेकिन बकरी लंबी हो चुकी है, हिली नहीं है। तभी उसने आवाज दी, मामू पीछे देखो। वो कांपती हुई एक्साइटेड सी आवाज, खौफ से भरी हुई इसकी जो आवाज थी, मामू पीछे देखो। उसी वक्त मामू ने जो कस के बकरी को पकड़ा हुआ था, जो अपने ख्यालों में उसको 5-6 कदम आगे लेके आ चुके हैं, तो उन्होंने मुड़ के देखा तो वो 5-6 कदम नहीं लेके आ चुके, बकरी खींचती खींचती लंबी हो चुकी है 5-6 फुट। उसकी टांगे वहीं पे मौजूद है जहां पे बकरी खड़ी थी, बाकी उसका धड़ और कमर सारी वहां तक मामू खींच के लेके जा चुके हैं। और मामू ने जैसे ही पलट के देखा कि बकरी 6 फुट लंबी हो चुकी है, उसी लम्हे समझ गए, उन्होंने फौरन बकरी को छोड़ा और भाग के उस्मान की तरफ गए, फयाज की तरफ गए। और फौरन कहते हैं, फयाज कहता है, मेरे उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे कहा भागो। हमने बकरी को वहीं पे छोड़ा और भागना शुरू कर दिया। अभी हम उस चढ़ाई पे ऊपर की तरफ चढ़े थे, क्योंकि हम नीचे उतर के आए थे, वो जो हमारा डेरा था ऊंचा था ज़मीनें और नीचे उतर के गई थी। अभी हम ऊंचाई की तरफ ऐसे चढ़ ही रहे थे तो पीछे से एक कहका सुनाई दिया। कहका एक औरत का कहका था, एक तंजिया कहका, और उस तंजिए कहके के बाद उस औरत की आवाज आई, तहज्जुद का टाइम हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, अब कभी मेरे पीछे ना आना। और उसके बाद उसने, कहते हैं, इतनी खौफनाक एक चीख मारी कि हम ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारे पांव स्लिप हो गए, हम डर से गए, इतना ज्यादा हमें झटका लगा उसकी चीख से, मामू को भी मुझे भी। जैसे ऐसे लगा उसकी उस चीख से जलजला सा आ गया, उसकी चीख से ऐसे हिल से गया, आया नहीं था, ऐसे महसूस सा हुआ कि हम लरज से गए, ऐसे खौफजदा से हो गए। वो जो बकरी के रूप में थी वो बोली थी, कोई औरत बोली थी, कौन बोला था हमने देखा नहीं था, सुना था कि वो हंस रही थी तंजिया, और उसके बाद कहा, तहज्जुद का टाइम हो गया, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूं, फिर मेरे पीछे ना आना, मेरे रास्ते में ना आना। और जब चीख हमारी इतनी खौफनाक कि हम डर गए, जमीन लरज सी गई, फिर भी हमने हिम्मत की, मामू ने मेरा हाथ कस के पकड़े रखा और मुझे भी जोर लगा के खींचा। हम भागते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। घर में नानी अम्मा जाग चुकी थी। हम इस तरह दरवाजा खोल के आगे भागते हुए नानी अम्मा ने देखा तो वो खुद ही चलती हुई हमारे पास आ गई। हम दोनों खौफजदा थे, कांप रहे थे। इतनी देर में बाकी भी घर वाले जागना शुरू हो गए। जितने जोर से हमने दरवाजा खोला था वो जोर से खोला नहीं था, दरवाजा मारा, जिस तरह आप जोर से खोलते हैं, दरवाजा टकराता है दीवारों से तो एक जोरदार आवाज पैदा होती है। वो जो जोरदार आवाज पैदा हुई थी उससे घर वाले भी जाग गए थे। नानी ऑलरेडी जागी हुई थी, वो फौरन हमारे पास आ गई, घर वाले भी जाग गए, हमें सांस चढ़ी हुई थी। मां नानी ने इशारा किया, बैठ जाओ बैठ जाओ। हम दोनों बैठ गए। बाकी घर वाले भी जो अभी नींद से जाग रहे थे, इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ है। नानी खड़ी हैं और ये दोनों हाँप रहे हैं, खौफजदा से हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जल्दी उठ के उनके पास आना शुरू हो गए। क्या हुआ क्या हुआ? हम दोनों को सांस चढ़ा हुआ था, वो हाँप रहे थे, कांप रहे थे, हाँप भी रहे थे और कांप भी रहे थे, कपकपाहट थी जिसमें। तो नानी ने कहा, क्या हुआ है? अभी एक औरत भी मेरे पास आई थी, उसने मुझे जगाया है कि उठो, नमाज का टाइम हो गया है और अपने बच्चों को वापस बुला लो, उनको मना करो कि मेरे पीछे ना आए। ये उसने कहा है और चली गई है। तो एकदम सारे वो जो उन फयाज को और उसके मामू को देख के चौंक रहे थे, कहानी को समझ नहीं पा रहे थे, नानी की बात सुन के हैरान हो गए हैं। नानी क्या कह रही है? क्या नानी समझ नहीं, क्या कहा है? नानी को फिर से रिपीट करना पड़ा। हाँ वही जो कहा, एक औरत थी, कोई देहात की लग रही थी, कोई देहाती औरत थी, देहाती से कपड़े पहने हुए थे उसने। वो मेरे पास आई है, मेरी चारपाई के करीब खड़ी थी, उसने मुझे हाथ लगाया है, मेरी आंख खुल गई है तो मैंने देखा है कि देहाती सी औरत है पास खड़ी है, तो मुझे उसने यही कहा है सिर्फ।
कि अपने बच्चों को रोको, मेरे पीछे ना हो। मैं एकदम से हैरान हो गई हूँ, पता नहीं कौन देहाती औरत है, क्या शिकायत लेके मेरे पास आ गई और मुझे ही आके नमाज के लिए जगा भी रहे, उठे नमाज पढ़ो। वैसे भी मैंने उठना था, नमाज पढ़ना था, मेरे नमाज का टाइम हो गया, लेकिन वो मेरे पास शिकायत लेके आई है बाकायदा कि रोको उनको, कहो मेरे पीछे ना आए। कौन है औरत, किसके पीछे गए हो तुम दोनों? वो जो हाँप रहे थे वो समझ गए कि वो औरत नानी को भी कह गई है। तभी उन्होंने डरते डरते उनको पानी पिलाया। जब वो बेहतर कंडीशन में है तो सारी कहानी सुना दी और उस औरत का भी बता के उस बकरी का भी वाकया बता दिया। सारे घर वाले हैरान हो गए कि नानी को भी कोई कह के गई है और उन दोनों के साथ भी ये वाकया हो चुका है। बहुत ही अजीबो गरीब था ये वाकया सारा। खैर सुबह हो चुकी थी, सबने नमाज पढ़ी और अपना नाश्ता किया, तो वहीं पे ही 9-10 बजे खबर मिली, वो जो साथ वाले गांव में शादी थी उनकी तमाम भैंसें कल रात को मरी हुई पड़ी थी। जब वो सुबह उठे हैं उन्होंने देखे हैं उनकी जितनी भी गाय और भैंसें थीं वो सब मरी हुई थीं। और ये वाकया मामू और फयाज सुना चुके थे कि वो कह रही थी मैं बदला लेने जा रही हूं, उन्होंने मेरे बच्चों को मार दिया है। तो मामू स्पेशली उस गांव गए पता करने के लिए क्या वाकया हुआ है। वहां गए तो पता लगा शादी का घर है, सुबह शादी थी, उनकी जितनी भी गाय और भैंसें थी रात सारी की सारी ठीक ठाक थीं। सुबह उठे हैं देखा है सब की सब मरी पड़ी हैं। तो मामू ने वहीं पे वो वाकया सुनाया जो रात उनके साथ हुआ। तो उनसे कहा ऐसे ऐसे रात 3 रातों से हो रहा था, कल रात को हमें एक औरत मिली है, हम उसके पीछे भी गए, वो कह रही थी मैंने बदला लेना है, उनकी शादी है, उन्होंने अपनी शादी के लिए मेरे बच्चे मार दिए। क्या किया आप लोगों ने? उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा वो कोई दरख्त काटने की बात कर रही थी। उन्होंने कहा हमने एक दरख्त काटा है, पुराना था, घना दरख्त था, फलां फलां जगह पे। उन्होंने कहा उसी जगह पे ही तो हमें औरत मिली है। उन्होंने कहा हाँ, वहां से हमने दरख्त काटा था, उसका फर्नीचर बनवाना था हमने शादी के लिए, तो तभी हमने वो दरख्त काट दिया था फर्नीचर बनवाने के लिए। लगता है फिर वहीं पे उसके बच्चे रहते थे, तभी वो कह रही थी मैंने उनसे बदला लेना है और तुम्हारे इसी गांव की तरफ इशारा कर रही थी, तुम्हारे घर का नाम भी ले रही। मतलब उसने, उस औरत ने जब ये लफ्ज़ कहे थे मैंने बदला लेना है उस गांव के घर से, उस वक्त उन्होंने कहा घर ना बताइएगा, वो एक घर का कह भी दिया था उसने कि फलां घर से, और उसी घर में ही सारी गाय भैंसें मर गई थी। वो अपना बदला ले चुकी थी। सब पूछना शुरू हो गए। मामू ने सारा वाकया उसी तरह सुनाया था जैसे रात उनके साथ सारा कुछ हुआ था। और वो घर वाले भी परेशान थे कि हमने जान के तो नहीं किया, ना हमें पता था उसके वहां पे बच्चे, हमसे तो हो गया, तो क्या किया जाए। तो किसी बुजुर्ग ने कहा किसी आमिल को बुलाओ और उसको कहो वो पढ़ाई करे। वो एक आमिल को बुला के ले आए कि शादी को अभी रोक दो, इससे पहले कि खुदा ना करे कोई और नुकसान हो जाए, बदले की आग में कुछ और वो नुकसान ना कर दे, हमें पता कर लेना चाहिए आमिल से हुआ क्या है। आमिल आया, उसने पढ़ाई की, तो पढ़ाई करने के बाद कहा हाँ वो औरत नहीं थी, वो चुड़ैल थी, वो एक जिन्नी थी। उसी दरख्त पे वो रहती थी, उसी दरख्त पे उसके बच्चे रहते थे। तो जिस दरख्त को तुमने काट डाला है वहीं पे उसके बच्चे भी जो रहते थे वो गिरने की वजह से गिरे हैं, मर गए हैं। क्या हुआ है वो मतलब एक्सप्लेन तो कर रहा था, लेकिन उसके बताने का अंदाज ऐसा था जैसे तुम लोगों ने उसके बच्चों को भी मार दिया है। अब बच्चे कैसे मरते हैं दरख्त से, मैं एंड पे बताता हूँ, पहले कहानी मुकम्मल कर लें। उस पीर ने बताया कि उसके बच्चे थे, तुम लोगों ने जब दरख्त को काटा है तो उसके बच्चे मर गए हैं, और वो बदले की आग में इन लोगों को रात को मिली है। और उसने ही आकर, क्योंकि तुमने उनके बच्चे मारे थे, अभी उसने तुम्हारे जानवर मारे हैं, आगे भी वो तुम्हारा नुकसान करेगी, लेकिन मैं अब आ गया हूं, मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद वो नहीं करेगी। उसने कहा दोनों घर, मामू और फयाज लोगों का, आपका घर भी और जन के यहाँ शादी थी, कि आप लोग ख़त्म कर दिलवाएं, कुरान मजीद की तिलावत करवाएं, बच्चों को बुलाएं, बाकायदा कुरान पढ़वाएं, सदका खैरात करें, देगें तकसीम करें, ताकि वो औरत जो जिन्नी है, जो चुड़ैल है, मजीद कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोनों घरों ने फौरन ही ऐसा किया, शादी वाले घर वालों ने भी और फयाज के घर वालों ने भी, कि फौरी तौर पे ख़त्म दिलवाया, देगें पकवाई, बांटा, कुरान मजीद पढ़वाया, और मौलवी भी पढ़ के दम करता रहा। और उसके बाद कहा अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग देगें भी तकसीम कर चुके हो, अल्लाह के नाम पे चावल भी बांट चुके हो, ख़त्म भी दिलवा चुके हो, कुरान भी पढ़ा चुके हो, इसलिए अब परेशान नहीं होना। अब वो चली गई है,
और वो जान चुकी है कि इंसानों ने जान के नहीं किया। मैंने भी उसको यही बताने की कोशिश की है कि उन इंसानों को नहीं पता था कि तुम्हारे यहाँ पे बच्चे आबाद हैं। उन्होंने तो एक पुराना दरख्त ये समझ के काटा है कि इस पे फर्नीचर अच्छा बनेगा, पुरानी लकड़ी है, तो इस वजह से उन्होंने काटा है। अगर इंसानों को पता होता यहाँ पे किसी चुड़ैल के बच्चे हैं तो वो कभी भी इसको ना काटते, क्योंकि इंसान वैसे ही चुड़ैल से, जिन्नात से डरता है। तो मैंने उसको समझा दिया है कि इसमें उन इंसानों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो देख नहीं सके थे इसलिए उन्होंने दरख्तों को काटा। वो चली गई है, मेरी बात को मान गई है। और वो कहते हैं ऐसा ही हुआ। उसके बाद हमारे उस डेरे पे या उस गांव में जहां पे शादी थी, दोबारा कभी कोई हादसा, कोई वाकया नहीं हुआ, ना ही कभी हमने दोबारा किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। वही आखिरी दिन था जो हमारे साथ वाकयात हुए थे। लेकिन वो कहते हैं हमें आज भी वो औरत याद है जिसको हमने पहले रूप में देखा था। उसके लंबे लंबे बाल थे, हाथों की हथेलियां हमने देखी थी और घुंघरू की तरह उसकी पायल थी। कभी वो पायल की तरह बजती थी और कभी इतनी जोर से बजती थी जैसे घुंघरू बजते हैं। नंगे पांव थी और वो चल रही थी। जब कदम रखती थी तो आवाज नहीं आती थी। हमने उसका चेहरा नहीं देखा था। लंबे लंबे बाल पांव तक आ रहे थे, पांव से थोड़े से ऊंचे से थे, जैसे इंसान चलते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह वो चल रही थी। कपड़े भी बिल्कुल ऐसे थे जैसे इंसानों ने पहन रखे होते हैं। बस हमने यही उसका हुलिया देखा था। उसकी हथेलियां, उसके पांव, पाजेब तक नहीं देखी थी, आवाज सुनी थी। और लंबे लंबे काले स्याह पांव, हाथों का जो कलर था जैसे वहां के गांव की औरतों का सांवला सा काला स्याह तो नहीं, सांवला सा काले से मिलता जुलता हाथों का रंग होता है, वैसे ही उसने हाथों का रंग बनाया हुआ था जैसे उस गांव की औरतों के रंग होते हैं। ना यानी बहुत ज़्यादा काला, ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद, ताकि ऐसे लगे कि गांव की ही औरत है। और दूसरा हमने उसका जो रूप देखा था वो काली स्याह बकरी बनी हुई थी, जिसको हमने टांगे पिछली अपनी जगह पे मौजूद थी और अगली धाड़ जो था लंबा होता हुआ हमने आंखों से देखा था। और नानी अम्मा के पास भी जो आई थी और नानी ने बाद में उसका हुलिया बताया था, बिल्कुल एक गांव की नॉर्मल शक्ल और सूरत की जो औरत होती है उसी तरह की, बूढ़ी नहीं, जवान औरत, जैसे कोई 35-40 साल की औरत होती है, लड़की भी नहीं, 35-40 साल की एक गांव की औरत का वो रूप धार के आई थी। नानी कहती है बस मैंने इतना ही देखा था और जल्दी से चली गई थी। उसका चेहरा देखा था, बाल उसके पीछे वाली साइड पे थे, वो मैंने नहीं देखे। नॉर्मल सा चेहरा था, कलर वैसा ही था जो इस गांव की औरतों का होता है, सांवला सा कलर, वही उसका कलर था। चेहरा बहुत खूबसूरत भी नहीं था, बहुत बदसूरत भी नहीं था, दरमियाना सा चेहरा था उसका। और वो बस इतने उसने बात की और उसके बाद चली गई। दोबारा कहते हैं उस गांव में कोई भी वाकया नहीं आया। ये थी फयाज की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी और मैंने एज इट इज़ आपको सुना दी। और ये चक और चक के अलावा जो बाकी लोकेशंस है सारी, चक 135 और सारा उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा रियल ही बता दें। रियल ये लोकेशन है जहाँ की ये वाली जो कहानी आज की मैंने आपको सुनाई है। तो उन्होंने क्योंकि एंड में मेंशन कर दिया था, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेंशन ज़रूर कर दिया करें, नाम, जगह, ये रियल रखनी है या फर्जी रखनी है। मुझे आपने बतानी ज़रूर है कहानी में कि ये वाक़या किस जगह का है, कौन सा गांव था, कौन सा शहर था, कौन सा कंट्री है, सारा मुझे सच बताना है, असली बताना है, सच नहीं असली बताना है। और उसके बाद ये भी बता देना है कि मैं इसको असली ही बताऊं या फर्जी रख लूं, ये ज़रूर बताया करें। यहाँ तक भी आप कह सकते हैं जो कहानी सुनाने वाला है वो ये भी कह सकता है मेरा नाम भी फर्जी रख लें, मैं उनका भी फर्जी रख सकता हूँ, रियल रख सकता हूँ, जो आप कहेंगे मैं वैसे करूँगा। लेकिन मुझे कहानी में बताना ज़रूर है। उन्होंने लिख के मुझे कहानी भेजी, इसलिए उन्होंने उसमें लिख दिया कि आप सब रियल बताएं, तो मैंने सब रियल बता दिया। आप लोग भी इसी तरह मुझे अपनी कहानी भेजिए, लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आखिरी लफ्ज़ आप STORY स्टोरी लिखें, आखिरी लफ्ज़, यानी कहानी को लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए स्टोरी, STORY स्टोरी लिख दें, या आप OCS ऑफ कैमरा स्टोरी है ना, तो उसका OCS भी लिख सकते हैं, या उर्दू में भी स्टोरी, सीन टेवा टो रे छुटिया री स्टोरी लिख सकते हैं। इसके बाद कोई लफ्ज़ नहीं लिखना। होता क्या है, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग गलती करते हैं, कहानी लिख के एंड पे लिख देते हैं खुदा हाफिज़, तो मैं उसको खुदा हाफिज़ वाले को स्टोरी नहीं समझ सकता। जहाँ पे लफ्ज़ स्टोरी लिखा होगा इंग्लिश में या उर्दू में, फ़ौरन उसको मैं खोल लेता हूँ, मुझे पता लग जाता है इसके अंदर स्टोरी आई हुई है, और मैं देखता हूँ ये स्टोरी है, तो उसको नंबर दे के मैं सेव कर लेता हूँ। जब आपका नंबर आएगा तो उसको कहानी को शामिल कर लूँगा OCS में। कुछ लोगों ने फेक भी लिखा है, स्टोरी नहीं थी लेकिन लव स्टोरी लिख दिया, मैंने उसको खोला,
और मैंने देखा स्टोरी नहीं है तो मैंने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया, आगे भी जवाब नहीं दूंगा। जो शख्स झूठ का सहारा ले रहा है उससे बात क्या करना। और आपने इसको भेजना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313655500। रिपीट कर देता हूँ, 00923136655500। इस पर आप अपनी कहानी को सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मजर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।